A very good morning everyone. I am Soni Jha and I welcome all my students to Purnia live classes. So students, in our previous class we were discussing the chapter subject verb agreement. हमने कुछ rules को अपने previous class में discuss किया था. आज की class में हम rule 5 से start करेंगे. We have already discussed the basic rule and the other 4 rules. So students, हमने अपने प्रीवियस क्लास में सब्जेक्ट के डेफिनेशन को देखा था. सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब्स किसे कहते हैं, सिंगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं, प्लूरल वर्ब्स किसे कहते हैं. तो रूल 5 को स्टार्ट करने से पहले हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स को एक बार फिर से देख लेते हैं. सिंगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें एस होता है. सो सिंगुलर वर्ब्स, ये जो जितने भी एस वाले वर्ब्स हैं ये सारे क्या हो गए, सिंगुलर वर्ब्स हो गए, विच इज़ योर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सिंगुलर वर्ब्स के. और वो सारे वर्ब्स जिसमें एस नहीं होता है, जो आपका बेसिक या बेस फॉर्म होता है वर्ब का, जो V1 होता है, जैसे कि ईट, डांस, स्लीप, कम, take, all these are examples of plural verbs. Now there is a trick to learn singular and plural verbs. वो सारे verbs जिसमें s हैं वो singular है, वो सारे verbs जिसमें s नहीं हैं वो plural verbs कहलाते हैं. So let's begin our rule number 5. As I always say, आपको rules को learn नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ इसके usage को देखना है, इसके function को देखना है. जितने एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने एक्सरसाइजेज आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका ये चैप्टर हो जाएगा. एंड एज आई सेड इन द प्रीवियस क्लास, बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्लास 9 से लेके क्लास 12 के एग्जामिनेशन में, इंग्लिश के एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और आगे भी फ्यूचर में आप जब भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास विथ this rule of yours. When two single subjects are joined by either or, neither nor, the verb is singular. Either or, neither nor. Now either or, neither nor का मतलब क्या होता है? तो either or का मतलब होता है बच्चों या तो ये या तो वो. उसी तरह से नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो. तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि हम दोनों ही सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार में बात नहीं कर रहे, हम दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं. ईदर और या नीदर नॉर कभी भी दो ही सब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकता है. लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल्स हियर. When two singular subjects or when two single subjects are joined by either or, neither nor, your verb is singular. यहाँ पे देखिए, either नेहा और रोहन डैश कमिंग टुडे. अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, either नेहा और रोहन, या तो नेहा या रोहन. दोनों, नेहा और रोहन दोनों के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे, या तो नेहा या रोहन दोनों में से किसी एक के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वी नो कि हमारा वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ही होगा. सो ईदर नेहा और रोहन इज़ कमिंग टुडे. हम यहाँ पे आर कमिंग नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे इज़ कमिंग लिखना होगा. क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है. अब आप सोचेंगे मैम यहाँ पे नेहा भी है और रोहन भी है, लेकिन हम एक टाइम में किसी एक के बारे में ही बात कर रहे हैं. इधर नेहा और रोहन दोनों में से कोई एक ही आज आ रहा है. तो क्योंकि कोई एक ही आज आ रहा है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. नीदर ब्लू नॉर ब्लैक डैश माई फेवरेट कलर. तो वर्ब को लिखने से पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. नीदर ब्लू नॉर ब्लैक, ना तो ब्लू ना ब्लैक, दोनों में से कोई नहीं. तो एक टाइम में हम किसी एक ही कलर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं. तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होगा. नीदर ब्लू नॉर ब्लैक. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं. ईदर राहुल और रोहित डैश कम टू स्कूल टुडे. डैश कम टू स्कूल टुडे. डैश कम टू स्कूल टुडे. हमारे ऑप्शंस यहाँ पे क्या है, हैज़ और हैव. एक वर्ब हमारा सिंगुलर है, एक वर्ब यहाँ पे हमारा प्लूरल है. सो ईदर राहुल और रोहित डैश कम टू स्कूल टुडे. तो ईदर राहुल और रोहित, यहाँ पे हम क्या दोनों के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम यहाँ पे राहुल और रोहित दोनों के बारे में एक टाइम में बात कर रहे हैं? नहीं. ईदर राहुल और रोहित, या तो राहुल या रोहित दोनों में से कोई एक ही स्कूल आया है. तो क्योंकि दोनों में से कोई एक ही स्कूल आया है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. अब हैज़ और हैव, ये जो तो हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें हमारा सिंगुलर वर्ब कौन सा है? तो बच्चों हैज़ जो है वो सिंगुलर है और हैव जो है वो प्लूरल है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे हैज़. Make sure that you write your correct answers.
कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे हम राहुल और रोहित दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया और हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम एक टाइम में किसी एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। ईदर राहुल और रोहित दोनों में से कोई एक ही स्कूल आया है तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर हो गया और हमारा वर्ब भी यहाँ पे बच्चों सिंगुलर ही होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस विथ ईदर और नीदर नॉर। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैम और कौन कौन से केसेस होते हैं ईदर और नीदर नॉर के साथ। तो ईदर और या तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेगा या फिर दो प्लूरल सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं। ओके, लेट्स मूव टू another example. Next is either Rohan, okay, either my parents or my friends come to school. Okay, this sentence doesn't make much sense, but still. So either my parents or my friends dash come to school. तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि either और ने यहाँ पे दो प्लूरल सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है। My parents भी प्लूरल है, माई पेरेंट्स भी प्लूरल है और माई फ्रेंड्स भी प्लूरल है। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स क्या हैं? प्लूरल हैं। तो या तो मेरे पेरेंट्स स्कूल आए हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स स्कूल आए हैं। अगर दोनों में से किसी एक के बारे में भी बात कर रहे हैं तो वो है तो प्लूरल, यहाँ पेरेंट्स भी प्लूरल है और फ्रेंड्स भी प्लूरल है। तो जब इस तरह का केस होगा, जब ईदर और या नीदर नॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेगा, कंबाइन करेगा, तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर, नंबर किसे कहते हैं? तो नंबर आपने इंग्लिश ग्रामर में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। नंबर बच्चों सिंगुलर और प्लूरल को कहा जाता है। जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, प्लूरल नाउन्स होते हैं, उन्हीं को नंबर कहा जाता है। तो when two subjects of different number are joined by either or neither nor, your verb will agree with the nearest subject. This is one of the most important rules। और ये जो क्वेश्चन है ये फेवरेट क्वेश्चन होता है क्वेश्चनर्स का। सो क्या करते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसको ठीक से। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईदर और हमेशा दो ही सब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। तो ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो ये क्या है बच्चों? ये हो गया सिंगुलर। अब आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पे राम जो है वो तो सिंगुलर है और फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है, तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करें या प्लूरल वर्ब यूज़ करें? तो बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, जब ईदर और या नीदर नॉर एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट को ज्वाइन करेगा तो आपका जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। विच मीन्स कि ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक किस सब्जेक्ट के पास में है? फ्रेंड्स के पास है या राम के पास है? तो आपका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स है। तो क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हमारा वर्ब सिंगुलर होता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जब ईदर और नीदर नॉर एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट विच मीन्स सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। अब इस सेंटेंस में हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है? राम हमारा पहला सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस। हम यहाँ पे हैव लिखेंगे, हैज़ नहीं लिखेंगे। नीदर द मून नॉर द स्टार्स, ना तो मून ना ही स्टार्स डैश विजिबल। अब आप सोचेंगे कि मैम मून सिंगुलर है, स्टार्स प्लूरल है, हमारा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ईदर और नीदर नॉर एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो वर्ब है वो दूसरे सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। तो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? स्टार्स है। स्टार्स क्या है? प्लूरल है, तो हम यहाँ लिखेंगे आर। सो नीदर द मून नॉर द स्टार्स आर विजिबल, वर्ब विजिबल कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमारा वर्ब प्लूरल होगा। नीदर द कोच नॉर द प्लेयर्स, नीदर द कोच नॉर द प्लेयर्स, ना तो कोच ना ही प्लेयर्स डैश कम। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीदर नॉर ने दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है। एक सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कोच सिंगुलर है, प्लेयर्स क्या है? प्लूरल है। हमारा वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट जो कि प्लेयर्स है उसके साथ एग्री करेगा। प्लेयर्स क्या हो गया? प्लूरल वर्ब हो गया, तो हमारा वर्ब क्या होगा? हैव होगा, प्लूरल होगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस विथ ईदर और नीदर नॉर। व्हेन ईदर और नीदर नॉर जॉइंस टू प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, तो बच्चों पर्सन
प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन का क्या मतलब होता है? आपने इंग्लिश ग्रामर में पर्सन के बारे में पढ़ा होगा, प्रोनाउंस चैप्टर में। पर्सन किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में आपने पुरुष के बारे में पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं और थर्ड पर्सन कहते हैं। तो पर्सन्स में या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम किस के बारे में पढ़ते हैं पर्सन्स वाले चैप्टर में या प्रोनाउंस में? नाउ प्रोनाउंस, वो सारे प्रोनाउंस जो स्पीकर अपने लिए यूज़ करता है, वो सारे प्रोनाउंस जो स्पीकर बोलने वाला अपने लिए यूज़ करता है, वो प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने नाम के बदले कोई प्रोनाउन यूज़ करना हो अपने लिए, तो मैं कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगी? आई यूज़ आई। तो आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। मी, माई, आर, ये सारे क्या हो गए? प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन हो गए। वी क्या हो गया? वी मतलब हम। अब हम में मैं भी इंक्लूडेड हूँ, स्पीकर भी इंक्लूडेड है, तो क्या हो गया? वी फर्स्ट पर्सन हो गया। तो वो सारे प्रोनाउंस जो स्पीकर अपने लिए यूज़ करता है वो प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन होता है। वो सारे प्रोनाउंस जो स्पीकर लिसनर के लिए यूज़ करता है, विच मीन्स अभी आप लोगों के लिए मैं जो प्रोनाउंस यूज़ करूँगी, कौन से प्रोनाउंस यूज़ करूँगी? या तो मैं यू कहूँगी, या योर कहूँगी, या योर्स कहूँगी। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं? यू, योर एंड योर्स। बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सारे प्रोनाउंस होते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन से जिसके बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ बच्चे मान लीजिए ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो मेरी बात डायरेक्टली नहीं सुन रहे, तो वो क्या हो गए? उनके लिए जो प्रोनाउंस मैं यूज़ करूँगी वो प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन हो गया। शी क्या हो गया? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। इट क्या हो गया? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। आई होप इट्स क्लियर। फर्स्ट पर्सन में वो सारे प्रोनाउंस आते हैं जो स्पीकर बोलने वाला अपने लिए यूज़ करता है, जैसे कि आई, वी, मी, माई, आर, अज, ये सारे प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन में वो प्रोनाउंस आते हैं जो स्पीकर सुनने वाले के लिए, सुनने वाला इन द सेंस जिससे वो बात कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप क्या हो गए? सेकेंड पर्सन हो गए। वो सारे प्रोनाउंस जो मैं आपके लिए यूज़ करूँगी वो प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन हो गया, जैसे कि यू, योर एंड योर्स। और जो थर्ड पर्सन है, जो मेरी बात डायरेक्टली नहीं सुन पा रहा है, तो वो क्या हो गया? उसके लिए मैं जितने भी प्रोनाउंस यूज़ करूँगी, जैसे ही, शी, इट, दे, देयर, हिज, हिम, हर, ये सारे क्या हो गए? ये सारे प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन हैं। प्रोनाउंस चैप्टर में ये सारे प्रोनाउंस और ये पर्सन्स को हमने डिस्कस किया था बच्चों। तो व्हेन ईदर और नीदर नॉर जॉइंस टू प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, जब ईदर और या नीदर नॉर दो डिफरेंट पर्सन्स वाले प्रोनाउंस को जॉइन करता है, कंबाइन करता है, फिर अगेन द सेम थिंग, तो हमारा वर्ब क्या होगा? हमारा वर्ब किससे एग्री करेगा? क्या फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करेगा या सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा? तो बच्चों हमारा जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट, विच मीन्स जो सेकंड सब्जेक्ट है, सेकेंड सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करेगा। लेट्स सी हियर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस रूल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ईदर यू और शी इज टू ब्लेम। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ईदर यू और शी, अब इस सेंटेंस में यू क्या हो गया? यू कौन सा प्रोनाउन है? यू प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन है, तो ये सेकेंड पर्सन हो गया। आई राइट सेकेंड हियर। और शी क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। शी क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। सो ईदर यू और शी डैश टू ब्लेम। अब इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है वो शी के साथ एग्री करेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। जो सेकंड सब्जेक्ट है, यू हमारा पहला सब्जेक्ट है, शी हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, तो हमारा जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। सो नीदर यू नॉर आई डैश टू ब्लेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सपोज आपके ऑप्शंस हैं इज और एम। सो नीदर यू नॉर आई डैश टू ब्लेम, दोनों में से किसी की गलती नहीं है। सो नीदर यू कौन सा पर्सन हो गया? यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन, और आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। आई स्पीकर बोलने वाला अपने लिए यूज करता है ये प्रोनाउन, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ टू ब्लेम लिखा हुआ है, तो हमारा जो वर्ब है वो यू के साथ एग्री करेगा या आई के साथ एग्री करेगा। तो जैसा कि इस रूल में लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो वर्ब है वो सेकेंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। हमारा सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई के साथ हम इज नहीं लिखते, हम एम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम। नीदर यू नॉर आई एम टू ब्लेम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ईदर और के जितने भी केसेस हैं बच्चों, आप इसको ऐसे याद रखिए, ईदर और जब भी दो अलग अलग पर्सन्स को या जब भी दो अलग अलग नंबर ऑफ जो नाउन्स हैं उसको या दो अलग अलग सब्जेक्ट को ज्वाइन करता है, तो हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। सो हियर इज द अदर वन, द एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज द ईजिएस्ट ऑफ ऑल द रूल्स दैट यू हैव इन योर chapter. So the expression a number of takes a plural verb,
the expression the number of takes a singular verb. Let's see how are we going to learn this or remember this. तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जब भी आपके सेंटेंस का पहला वर्ड अ नंबर ऑफ हो, जब भी आपका सेंटेंस अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, अ नंबर ऑफ किसे कहते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय अ नंबर ऑफ? अगर मैं आपसे कहूँ आई हैव अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरे कई दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी. अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी. सो अ नंबर ऑफ का मतलब क्योंकि मैनी होता है और मैनी प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही होगा. लेकिन अगर हमारा सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो हम किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ फैंस इन दिस रूम इज 5. R5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस क्लास, R10 नहीं कहेंगे, इज 10 कहेंगे. सो इसको आप याद रखिए, अगर आपका सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो हम, क्योंकि एक स्पेसिफिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा. और अगर आपका सेंटेंस अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ पीपल, तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. आई होप इट्स क्लियर. Now let's move to, okay, I hope a number of boys are coming today. तो a number of का मतलब many होता है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखा. The number of days in a week is 7. तो the number of के साथ बच्चों हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा. हम यहाँ पे is लिखेंगे. The number of fans in this room is 2. R2 नहीं लिखेंगे. Now let's move to the next rule. Some nouns such as mathematics, physics, news, measles are plural in form but singular in meaning, so they take a singular verb. तो बच्चों ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो प्लूरल इन फॉर्म है. प्लूरल इन फॉर्म का मतलब होता है ये देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स देखने में प्लूरल लग रहा है. कैसे लग रहा है प्लूरल, क्योंकि इसमें एस है लास्ट में. फिजिक्स में एस है लास्ट में, ये देखने में प्लूरल लग रहा है. यहाँ पे न्यूज़ में एस है लास्ट में, ये भी देखने में प्लूरल लग रहा है. और मीजल्स, मीजल्स इज द नेम ऑफ अ डिजीज, तो मीजल्स क्या है, देखने में ये प्लूरल लग रहा है. सो दे लुक प्लूरल इन फॉर्म, लेकिन क्या ये सही में प्लूरल हैं, नहीं. दे आर सिंगुलर इन मीनिंग. तो हम बच्चों मीनिंग के साथ जाते हैं, हम फॉर्म के साथ नहीं जाते. सो बिकॉज दे आर सिंगुलर इन मीनिंग, सो आर वर्ब विल बी सिंगुलर. मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज. अब यहाँ पे कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मीजल्स लिखा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, और वो प्लूरल वर्ब लिख देते हैं एंड दे गो रॉन्ग देयर. सो मीजल्स क्योंकि एक डिजीज का नाम है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे. मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज. नाउ फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तो फिजिक्स क्या है, देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है क्योंकि इसमें एस है, बट एक्चुअली इट्स द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट का नाम है वो, तो फिजिक्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया. तो क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट. हम मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट नहीं लिख सकते, हम मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट लिखेंगे. मैथमेटिक्स देखने में प्लूरल लग सकता है लेकिन वो मीनिंग में सिंगुलर है. विल गो विद द मीनिंग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगेन दिस इज asked a number of times in your examination. Some nouns such as pants. अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, pants है, trousers है. कुछ nouns देखने में प्लूरल लगते हैं और वो प्लूरल होते भी हैं. जैसे कि किस तरह के nouns के बारे में हम बात कर रहे हैं, pants, trousers, scissors, glasses, shoes, etc. आप देख सकते हैं कि ये देखने में भी प्लूरल लग रहा है. क्यों, कैसे लग रहा है प्लूरल, क्योंकि सब में s है. You have s in pants, trousers, scissors, glasses, shoes. ये देखने में भी प्लूरल है और ये मीनिंग वाइज भी प्लूरल है. हम यहाँ पे so some nouns such as pants, trousers, scissors, glasses, shoes, they look plural and they are plural, so our verb will be plural. My scissors are, your trousers are. अब आप में से कुछ बच्चों को confusion होगा कि मैम scissors कैसे plural हो गया. scissors का मतलब तो कैंची होता है और कैंची तो एक कैंची होती है. trousers का मतलब पैंट होता है. You can see the image here, the picture here. तो trousers जो है आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पे ये तो एक पैंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे आप इसको याद रखिए. When you talk about scissors, जब आप scissors के बारे में बात करते हैं, you are talking about two blades in a scissor. This is the trick. You can learn it this way. You can understand it this way. जब हम scissors के बारे में बात करते हैं, you have two blades in a scissor. scissor में दो ब्लेड होता है, इसलिए ये प्लूरल है. आप इसको ऐसे याद रखिए. trousers या pants के बारे में आप कैसे याद रख सकते हैं, तो trousers बच्चों, you have two legs in a trouser. You can see here two legs in a trouser. So trousers जो है वो प्लूरल है. trouser नहीं होता, trousers होता है, pants होता है. उसी तरह से spectacles या glasses होते हैं. आप एक कांच नहीं लगाएंगे, चश्मे दोनों आपके पास ग्लासेस होने चाहिए, तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया. आई होप इट्स क्लियर. ये सारे नाउन्स क्या हैं, ये प्लूरल हैं.
और इसलिए ये क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। लेकिन अगर इन नाउन्स के साथ अ पेयर ऑफ लिखा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं माई सीजर्स आर शार्प, तो जब हमने सीजर्स के बारे में बात किया तो क्योंकि सीजर्स प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल है यहाँ पे। लेकिन जब हम इसी सीजर्स से पहले अ पेयर ऑफ लिख देंगे, इसी ट्राउजर्स से पहले अ पेयर ऑफ लिख देंगे, अ पेयर ऑफ को हिंदी में हम क्या कहते हैं, एक जोड़ा या एक जोड़ी, तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक जोड़े सीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ सीजर्स है तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन अगर अ पेयर ऑफ सीजर्स है, अ पेयर ऑफ ग्लासेस है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है, अ पेयर ऑफ शूज है, तो हमारा वर्ब क्या होगा, क्योंकि हम वन पेयर ऑफ शूज के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो जाता है। शूज, माई शूज आर ग्लॉसी, मेरे जूते चमक रहे हैं। माई शूज प्लूरल है, एक शूज तो आप पहनोगे नहीं, यू आर गोइंग टू वेयर बोथ द शूज, सो शूज क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज, अ पेयर ऑफ अगर मैं शूज से पहले लिख देती हूँ तो यहाँ पे मैं एक जोड़े जूते के बारे में बात कर रही हूँ, तो हमारा वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। If the prepositional phrase comes between the subject and the verb will work according to the subject. Let's see here. अगर आपको ये रूल समझ में नहीं भी आ रहा है तो चलिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ही ईजी है इसके। The boys of this class are very naughty. अब यहाँ पे देखिए, if the prepositional phrase, now in this sentence what is your preposition, आपका preposition क्या है, ये हमारा prepositional phrase है। the boys of this class, the colors of the rainbow, the color of these shirts, ये क्या हो गए, ये हमारे prepositional phrases हो गए। of हमारा preposition है, तीनों example में of हमारा preposition है। तो यहाँ पे क्या है, if the prepositional phrase comes between the subject and verb, subject और verb के बीच में जब prepositional phrase आ जाएगा तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो वर्ब है, यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब चलिए इसको देखते हैं। द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर वेरी नॉटी। अब आपके एग्जाम में क्या रहेगा, आपके एग्जाम में यहाँ पे आर नहीं दिया रहेगा, ब्लैंक दे देंगे, वो एक डैश दे देंगे। द बॉयज ऑफ दिस क्लास डैश नॉटी, और यहाँ पे वो दे देंगे इज और आर। अब आप इसको कैसे लिखोगे, द बॉयज ऑफ दिस क्लास डैश वेरी नॉटी। आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्लास है, डैश से पहले क्लास है, क्लास सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, और यहाँ पे आप गलती कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, द बॉयज ऑफ दिस क्लास, हियर यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास, आप क्लास के बारे में बात नहीं कर रहे, यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉयज ऑफ द क्लास, उस क्लास के लड़कों के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो करेक्ट सब्जेक्ट है, वो क्लास नहीं है, आपका करेक्ट सब्जेक्ट क्या हो गया, बॉयज हो गया। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लास, यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉयज। तो क्योंकि बॉयज यहाँ प्लूरल है तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। हम लिखेंगे द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, आर इंटेलिजेंट, आर डल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द कलर्स ऑफ द रेनबो डैश वेरी ब्यूटीफुल। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा, यहाँ पे एक ब्लैंक दे देंगे वो, द कलर्स ऑफ द रेनबो। अब आप सोचेंगे कि क्योंकि यहाँ हम रेनबो के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंद्रधनुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक सिंगुलर वर्ब लिख लेंगे, तो यहाँ पे आप यूल गो रॉन्ग अगेन। सो द कलर्स ऑफ द रेनबो, हम इंद्रधनुष के रंगों के बारे में बात कर रहे हैं। यह सब्जेक्ट, रेनबो इज नॉट योर सब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट इज द कलर्स। यहाँ पे हम रेनबो नहीं, उसके रंगों के बारे में, उसके कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कलर्स है, प्लूरल है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस के डिफरेंस को देखिए। द कलर्स ऑफ द रेनबो, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, कलर्स, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट है द कलर। द कलर ऑफ दीज शर्ट्स। नाउ अगेन यहाँ पे बच्चे क्या एरर करते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे शर्ट्स है, शर्ट्स प्लूरल है, वो प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं, तो विच इज रॉन्ग। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे शर्ट्स नहीं है, आप शर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, आप शर्ट्स के कलर के बारे में बात कर रहे हैं। सो योर करेक्ट सब्जेक्ट इज कलर। तो क्योंकि कलर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। द कलर ऑफ दीज शर्ट्स इज ब्लू, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको करेक्ट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। Now let's move. I hope we have discussed all the examples. The color of the shirts, these shirts is blue. Is आपका आंसर है। The colors of the rainbow are, and the boys of this class are very naughty. Next is uncountable nouns. Uncountable nouns किसे कहते हैं, वो nouns जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। दो तरह के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स के कैटेगरी में आते हैं, और वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि वाटर। वाटर क्या हो गया बच्चों, क्या इसके, ये एक नाउन है, ये एक नाम है, संज्ञा है, तो वाटर क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, यू कैन नॉट काउंट वाटर, आप इसको गिन नहीं सकते, तो वाटर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। उसी तरह से फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, यू कैन नॉट काउंट फर्नीचर, आप फर्नीचर
फर्नीचर को गिन नहीं सकते। यू कैन काउंट द पीसेज ऑफ फर्नीचर, आप फर्नीचर के आइटम्स को गिन सकते हैं कि चलिए एक चेयर है, एक सोफ़ा है, एक बेड है, बट आप फर्नीचर को एज अ होल नहीं काउंट कर सकते। तो क्योंकि फर्नीचर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको याद रखना है कि फर्नीचर क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, यू कैन नॉट काउंट फर्नीचर। उसी तरह से न्यूज़, बच्चे न्यूज़ देखते हैं, उन्हें लगता है न्यूज़ प्लूरल है, न्यूज़ को हम काउंट कर सकते हैं, तो बच्चों न्यूज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। न्यूज़ क्या हो गया, एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट इज लगेज, आप न्यूज़ के आइटम्स को काउंट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ होता है, बट एज अ होल आप न्यूज़ को काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लगेज, लगेज हो गया आपका सामान, तो आप लगेज को भी काउंट नहीं कर सकते, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरह से ट्रैफिक, ट्रैफिक भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरह से एडवाइस, जो सलाह होता है, एडवाइस, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो जब भी आपका सेंटेंस, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको आप बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है, उसको आप काउंट कर ही नहीं सकते, तो उसे आप प्लूरल मान ही नहीं सकते, तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। द लगेज इज़ हैवी, आर हैवी नहीं लिखेंगे, चाहे आपके पास 3-4 बैग क्यों ना हो, लेकिन आपका वो एज अ होल वो एक आपका लगेज हो गया, और लगेज सिंगुलर होता है तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। द न्यूज़, न्यूज़ के साथ हम कभी भी आर नहीं लिख सकते, दिस इज समथिंग वेयर स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं, न्यूज़ को वो प्लूरल मान लेते हैं और वो प्लूरल वर्ब आर लिख देते हैं, वर्ड लिख देते हैं, तो वहाँ वो गलत हो जाते हैं। न्यूज़ जो है बच्चों ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ऑल द फर्नीचर, अब ऑल द फर्नीचर, ऑल को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपका सब्जेक्ट क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, उसे हम गिन नहीं सकते, तो जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसे हम प्लूरल नहीं मानेंगे, हम लिखेंगे ऑल द फर्नीचर इज गुड। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। When two subjects are joined with, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये एक ऐसा रूल है, ये एक ही ऐसा रूल है जहाँ पे हमारा वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। ईदर और के केस में या नीदर नॉर के केस में मैंने आपको बच्चों बताया था कि हमारा जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, विच मीन्स कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। लेकिन ये एक ऐसा रूल है जहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, और क्योंकि ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं। सो व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट को एज वेल एज के साथ, इन एडिशन टू के साथ, विद के साथ, अलोंग विद के साथ जोड़ा जाता है, तो हमारा जो वर्ब है ये क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। किसके साथ एग्री करता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। अब इसके एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ही है, एक सब्जेक्ट हमारा ही है, एक सब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज चिल्ड्रन। इन दोनों सब्जेक्ट्स को एज वेल एज ने ज्वाइन किया है, इसने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। हम यहाँ पे ही के बारे में भी बात कर रहे हैं, हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आप लोगों को लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम चिल्ड्रन और ही सबके बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा वो प्लूरल होना चाहिए, बट दिस इज अगेंस्ट द रूल। आपका इस केस में क्या होगा बच्चों, आपका जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही एग्री करेगा। अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। इस केस में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इज। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इस रूल से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए तो आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द रॉबर। रॉबर किसे कहते हैं, लुटेरे को कहते हैं, चोर को कहते हैं। द रॉबर विथ ऑल हिज फॉलोवर्स, उसके जितने भी साथी थे, सबके साथ उसे पकड़ा गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में डैश रहेगा, ब्लैंक रहेगा, और आपके पास ऑप्शंस रहेंगे वॉज या वर, था या थे। अब आप क्या करेंगे, अब आपको लगेगा क्योंकि चोर भी पकड़ा गया और उसके फॉलोवर्स भी पकड़े गए, सब पकड़े गए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे वर्ड, लेकिन हमारा आंसर वर्ड नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, वॉज होगा। वॉज क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आपका दोनों सब्जेक्ट विथ के साथ, एज वेल एज के साथ, अलोंग विथ के साथ, बिसाइड्स के साथ, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ जोड़ा हुआ हो, कंबाइन हो, ज्वाइंट हो, तो आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका रॉबर है, एक लुटेरे या एक चोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जांपल, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक, अरेबिक भाषा है, संस्कृत भाषा है। डैश टॉट हियर, यहाँ पे दोनों ही भाषाएं सिखाई जाती हैं, तो क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो अरेबिक के साथ एग्री नहीं करेगा, संस्कृत के साथ एग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा संस्कृत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज टॉट हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज रूल्स. Now we shall discuss the other rules in the next class. Thank you and have a good day everyone.